नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल आपको समझा रहा हूँ। इससे आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने पेपर को किस प्रकार से किया है और हम कितने नंबर प्राप्त कर पाएंगे उसमें। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने इसके मॉडल पेपर प्रस्तुत किए थे, तो उन मॉडल पेपर को अगर आपने देखा है तो मुझे आशा है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सीधे या उनसे संबंधित जो है इस पेपर में आपको मिले हैं। चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं ये वीडियो। मेरा एक निवेदन और रहेगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक भेज दें ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर लें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सीधा उत्तर था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप विस्तार से लिखें तो 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर दूसरा प्रश्न था, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? ये करवाया था इसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करवाने के लिए। किसके लिए करवाया था? धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए करवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में बना था और 1575 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विस्तार अगर और लिखते हैं तो वैसे आप सिर्फ इतना ही लिख पाते हैं, धर्मशास्त्रीय चर्चा सफिशिएंट था। तीसरा जो प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये है वर्तमान में स्विट्जरलैंड। इतना उत्तर बहुत है। अगर आप इसके साथ ये भी लिखते हैं स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन यानी 5 प्रांतों में तो और बेहतर हो जाता। बाकी स्विट्जरलैंड जो है सफिशिएंट उत्तर है, एक में से 1 नंबर आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। तो भारत की टोटल 121 करोड़ में से उत्तर प्रदेश की 19.9 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। तो सीधा प्रश्न था ये। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। मैंने बहुत बार ये बताया भी है बहुत सारे प्रश्न मॉडलों में इसको, दादा भाई नौरोजी। फिर छठा प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या होती है? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है ये वित्तीय वर्ष होता है। फिर 7वां प्रश्न था नियोजन, प्लानिंग। इसमें आप समझते हो प्लान, वैसे ही आप लिख देते, यानी वैसे सही इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना। ठीक है, यानी उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना क्या है? नियोजन है। 8वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय। देखो उपाय बहुत सारे हैं लेकिन इसने सिर्फ पूछा मौद्रिक। तो इसमें आप मौद्रिक में आपके जो केंद्रीय बैंक होता है भारत का RBI, ये क्या करता है? मुद्रा की मात्रा और साख की उपलब्धता के आधार पर इस स्थिति पे नियंत्रण का प्रयास करता है। तो इसमें क्या है, ये तो किसमें? मुद्रा में और साख में कमी करेगा। ठीक है, यानी क्या करेगा? यह मुद्रा और साख में कमी करे, जिससे क्या होगा? मांग बढ़ेगी और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ये उपाय था। 1 नंबर का था, वैसे आप शॉर्ट में लिख देते कि मुद्रा की मात्रा में कमी, तो बी सफिशिएंट था। फिर 9वां प्रश्न, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण। सीधा है उत्तर, आर्थिक पिछड़ापन। फिर 10वां प्रश्न है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो छिपी हुई बेरोजगारी नाम से ही पता है, जो दिखती नहीं है, यानी व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य है। यानी जैसे खेती में है, जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वह काम 1 या 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, बाकी लोग जो लगे हुए हैं उनको रोजगार जैसा तो दिखता है लेकिन उससे उत्पादन में कुछ अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई, यानी कोई योगदान जो है उनका नगण्य ही है। तो ये बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी। फिर 11 नंबर का प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न 2 नंबर में आप करो इसको। आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? यानी ये है, आप MLA का जो चुनाव होता है ना, MLA, तो इसके लिए जो योग्यता है वो ये है। ठीक है,
तो इसमें ये जो योग्यताएं मैंने बहुत सारे बिंदुओं में क्लियर की है। सभी प्रश्नों के, इस तरह के प्रश्नों में ये उत्तर जो है आपका फिट बैठता था। जैसे भारत का नागरिक हो, उम्र जो है मिनिमम 25 साल है, केंद्र या राज्य के अंदर किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो, ये सामान्य बातें हैं। ये हर तरह के राजनीतिक पदों के चुनाव के लिए इनको आप लगा सकते हैं। फिर 12 का प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाएं। तो इनमें आपके भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है, हीराकुंड है, नर्मदा परियोजनाएं हैं। इनका आप आधे आधे नंबर के हैं, 4 नाम लिख देते सफिशिएंट है। फिर 13 का प्रश्न है, व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियली क्रॉप्स, और 2 व्यापारिक फसलों के नाम। तो व्यापारिक फसल कौन सी होती है? जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों में होता है, ठीक है। तो इसमें आप उदाहरण जैसे गन्ना है, कपास है, जूट, तंबाकू, इनके नाम लिख सकते थे। फिर 14 का प्रश्न है, धात्विक खनिज क्या है? लो धातु खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। तो धात्विक खनिज में क्या आएगा कि जिन खनिजों में धातु का अंश होता है वो धात्विक खनिज हो गए। और 2 उदाहरण देने थे, तो आप इसमें किसके उदाहरण है? लो धातु खनिजों के, यानी जिनमें लोहे का अंश है। तो उसमें लो अयस्क है, क्रोमाइट है, पायराइट है, टंगस्टन है, ये बहुत सारे हैं, आपको 2 ही नाम लिखने थे। फिर 15 का प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है। कोई 2 इसके पॉइंट से लिखिए। तो इसमें था आपके, एक तो इनमें जो माल है, कच्चा माल इनको मिलता है वो निम्न श्रेणी का है। फिर मशीनें पुरानी हैं, कारखाने भी पुराने हैं, और दूसरा कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद और उत्पादन में ज़्यादा लागत आती है। ये स्थिति भारत में आज के समय है, इसके कारण ये उद्योग संकट में चल रहा है, ये आप लिख सकते थे। फिर 16 का प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। मैंने बहुत सारे मॉडलों में इसको समझाया है। तो इसमें एक तो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, फिर शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से भी कम लाना, व्यापक टीकाकरण है, लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो बढ़ाना, ये सारी बातें थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। 2 नंबर में है, तो आप शॉर्ट में इसको कर सकते थे। फिर 17 का प्रश्न था, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना की व्याख्या। तो इसमें ये भारत सरकार की योजना है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये महानगर आपस में जुड़े हुए हैं, और ये 6 लेन का राजमार्ग है, इन सब को आपस में जोड़ के जो बना है। तो 2 नंबर में इतना लिख देते बहुत थे। फिर 18 का प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 4 उपाय। तो ये आपके दिमाग से 2 नंबर जो हैं तैयार हैं, इनमें कोई गलती आपसे हुई नहीं होगी। वैसे आप यातायात नियमों की पालना है, जागरूकता को फैलाना है, सड़क की उचित देखभाल, और इसके ऊपर जो गड्ढे मोड़ हैं इनके प्रति जो है एक जागरूकता संबंधी जो संकेतांक होते हैं वो होने चाहिए। फिर इसके अलावा जो है सड़क प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जो विभाग हैं उनमें नई नई तकनीकियाँ होनी चाहिए। और आपके दिमाग में बहुत सारे हैं, ड्राइवर को इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, सवारियों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रोड पार कर रहे हैं तो किन का ध्यान, ये सब आप स्वयं विवेक से जो भी करके आए 2 नंबर आपके तैयार है, ये कभी नहीं आपके जाते हैं। फिर 19 का प्रश्न था, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधर रही है। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय बन रहे हैं ना, इसके बारे में आप लिखते 2 बातें लिख देते। एक तो जैसे खुले में शौच जाने की आदत वो कम हो गई। एक महिलाएं जो खुले में शौच जाती थी तो जो सम्मान उनका जो के साथ जो हरासमेंट था वो नहीं, यानी उनको उनका सम्मान बढ़ाती। ये जो है ग्रामीण स्थिति सुधार की 2 बातें आप लिख सकते थे। बहुत सारी बातें हैं वैसे इसमें। फिर प्रश्न नंबर 20 में गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धि। तो इसमें आप कालिदास के नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये लिख सकते थे। आपकी विशाखा दत्त का नाटक है, किताब है मुद्रा राक्षस है, ये लिख सकते थे। फिर आपके रामायण और महाभारत का वर्तमान स्वरूप भी इसी समय में तैयार हुआ था। फिर आपके आर्यभट्ट, ब्राह्मी, ब्रह्मगुप्त, ये इसी गुप्त काल के दौरान हुए हैं। फिर दिल्ली के अंदर जो लौह स्तंभ है वो भी इसी गुप्त काल का है। अजंता की कुछ गुफाएं भी बनी थी, ये सारी बातें आप लिख सकते थे। 4 ही बात पूछी इसने। फिर 21
के प्रश्न में पूछ रहा है ये बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है। बाबर की 2 ही विजय ध्यान रखना, एक तो 1526 में पानीपत का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया, और 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को हराया। इनके बारे में आप 2-2 लाइनों में विवरण अगर डाला है तो आपका उत्तर सही, आपको 4 में से 4 ही मिलेंगे। फिर 22 का प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन सी थी, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। तो एक तो इसमें पोप ये चाहता था कि रोम की सत्ता पर मैं काबिज रहूं। फिर जो दूसरे छोटे छोटे राज्य थे उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। फिर सामंतवादी और कुलीन वर्ग जो था ये नहीं चाहते थे। फिर प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व के लोग भी वहाँ बहुत से। तो ये सारी बातें थी जिनके कारण एकीकरण में बड़ी समस्याएं आ रही थी। फिर 23 का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इसके लिए कुछ बातें यानी 2 गुणों का ही वर्णन किया है, पूछा है। तो आप 2 गुण आप लिख सकते हो कि जैसे इसमें सार्वजनिक हित में वर्दी है, कार्यकुशल शासन है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, नैतिक शिक्षा, यानी लोकतंत्र जो है एक अच्छा शासन है और इसके बारे में आपको लिखना था। फिर 24 का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताएं। तो इसमें विकासशीलता यानी 2 बात थी इसमें, एक तो अविकसित और विकासशीलता। तो इसमें 4 बातें पूछ रहा है ये। एक तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में सतत और तीव्र वृद्धि, यानी विकासशील की स्थिति में ये बात आप लिख सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन, जैसे पहले खेती-बाड़ी में बहुत सारे तो अब सेवा सेक्टर में भी जाने लगे क्षेत्र में। फिर उसके अलावा आपके आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में भी सुधार हुआ है। ठीक है, ये बात इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर आ गए जिनके अंदर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसके अलावा जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर भी भारत ने कुछ अंकुश नियंत्रण की कोशिश की और सफल भी हुआ। तो ये ऐसी बातें हैं जिनसे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। फिर अगला जो अथवा में प्रश्न है ये भी अच्छा ही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों को। तो ये आपके 1990 में जो क्राइसिस हुआ था यानी मंदी का दौर आया था, उसके बाद में जब भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय जो आर्थिक सुधार हुए थे तो उसमें आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनके ऊपर आप संक्षेप में तीनों को लेते हुए थोड़ा थोड़ा विवरण डाल देते, आपका उत्तर जो है पूर्ण हो जाता। फिर 25 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है ये वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो में भी इसको क्लियर किया है कि यानी वस्तु के बदले में वस्तु, ठीक है, यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को यानी उसके पास एक्सेस में है, दूसरे के पास उसकी कमी है, तो वो एक दूसरे को आदान प्रदान करके वस्तुओं का और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसमें एक प्रश्न और भी एक बार पूछा गया था कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या अभिप्राय है, तो वही चीज़ यहाँ आप मेंशन करते हैं, दोनों तरफ आवश्यकता होती है। तो ये बात आप 4 नंबर में जो है 6-7 लाइनों में इसको मेंशन करते। फिर 26 नंबर प्रश्न में पूछता है ये आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं, कोई 4 का उल्लेख कीजिए। अब ये आप अपने दिमाग से भी लिखते हैं ना कि आप उपभोक्ता हैं और आप बाज़ार में जाते हो तो आपको विधिक अधिकार, तो ये इसमें आप एक तो जैसे पहली बात तो सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार होता है, यानी आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके बारे में पूरी सूचना लेने का आपको अधिकार होता है, ले सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की वस्तु या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पाने का अधिकार, ऐसा नहीं कि मेरे से ही लेना है, यानी हर जगह से आप उनको पूरी तरह से जांच परख के ले सकते हैं, ऐसा अधिकार है। फिर उचित फोरम के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार है। फिर अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार आपको, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार आपको, परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार आपको। ये बहुत सारे आप इनके अंदर कुछ यानी 4 ही बातें आप लिखना, इन्होंने पूछी है, लिखते आप तो आपका उत्तर जो है बेहतरीन होता और आपने ऐसा ही किया भी है। मुझे आशा है कि आपका पेपर जो है ये बहुत ही शानदार पेपर हुआ है, सभी पेपरों से बेहतरीन पेपर यही रहा आपका। अगला प्रश्न है सीकर किसान आंदोलन का है। तो सीकर किसान आंदोलन में देखो ये पूछ रहा है कि 6 नंबर में तो थोड़ा विस्तार डालेंगे, तो इसमें आपके सीकर का जो राव राजा कल्याण सिंह था और उस समय उसने जिस तरह से उनके ऊपर जो कर वगैरह जो लगा रखे थे उनके विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था वो सीकर किसान आंदोलन। इस समय
इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। बाद में बहुत सारी महिलाएं भी एक जगह पर सभा करके और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसमें ये 1934 की घटना कटरातल के पास, जिसमें आपकी किशोरी देवी है, आपके दुर्गा देवी, रामा देवी, उपमा देवी, फूला देवी, आप इन सब का जो विवरण जो है विस्तृत रूप से करके आए हैं। तो ये पर्सन जो है आपका बेहतरीन हुआ होगा। और अथवा में अगर नीचे वाले करते तो ये बेहतर है। मैं हमेशा ही आपको यही सलाह देता रहा हूँ कि जो डिवाइड है पर्सन, उनको आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे नीचे वाले में 3 जो है 4 पूछे थे तो 3 पे ही टिप्पणी करनी थी। तो अगर आप 4 में से 1 दिमाग में नहीं है तो भी आप जो है आराम से इसको कर पाते थे। पहले हम देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये आपके बंगाल के अंदर की घटना है, और ये अंग्रेज़ों ने वहाँ पर वो जो सन्यासी थे उनके ऊपर तीर्थ यात्रा से संबंधित प्रतिबंध लगाए थे, उसके विरुद्ध ये हुआ था। ये करीबन 1770 के आसपास की घटना है। भीषण अकाल पड़ा था उस टाइम में ये हुआ था। तो इसमें आपके संक्षेप में विवरण डालते हैं। इसी का वर्णन जो है आपके बंकिम चंद्र का जो उपन्यास है आनंद भट्ट, उसमें भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल देते। भील विद्रोह की बात करें तो ये आपके पश्चिमी तट पर खानदेश का जो एरिया है वहाँ पर ये घटना हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और आपके एक संगठन भी बनाया था, स्वशासन समिति का गठन किया था। तो ये सारी बातें आप यानी देश से बाहर रह के इन्होंने काफ़ी जो क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की थी। फिर अगला था चंपारण किसान आंदोलन। ये चंपारण कहाँ, यूपी और बिहार के जो एरिया थे उसमें, वर्तमान में ये बिहार में है, लेकिन पहले जो है उसी के अंदर यानी उत्तरी बिहार का जो एरिया है उसी में माना जाए। और उसमें आपके नील का जो आंदोलन था उससे जुड़ी हुई घटना यहाँ थी कि यानी उनको नील के लिए पाबंद किया था। और इसके अंदर भी बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति आए थे, और जिसमें आपके बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी इस आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई। ये विवरण आप इसमें डाल सकते थे। 28 नंबर पर्सन जो है बहुत अच्छा पर्सन है। भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के जो 2 भाग पूछे हैं, एक तो कार्यपालक और प्रशासनिक और विधायी। तो कार्यपालक शक्तियों में आप जैसे जितने भी तरह के नियुक्तियों के काम होते हैं वो सारे इन्हीं से जुड़े होते हैं। कार्यपालक में जैसे आपके अधिकारियों की नियुक्ति की बात आती है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके शासन संचालन संबंधी शक्ति आती हैं, वैदेशिक क्षेत्र संबंधी शक्तियाँ, सैनिक क्षेत्र से संबंधी शक्ति आती हैं। तो उनके बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन कर देते, और प्रत्येक जो भाग आप तैयार करते हैं पॉइंट, उसकी जो 4-5 लाइन के बाद में 1 लाइन छोड़ दे तो आपका जो पेज भी है जल्दी भर जाता है। फिर विधायी शक्तियाँ जो है, विधायी शक्तियों में आप जैसे विधायी क्षेत्र का प्रशासन का काम है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, विधेयक पर निषेध जो वीटो का प्रयोग करता है, कई बार जो उसके ऊपर साइन नहीं करे कुछ समय के लिए रोक लेता, वो वीटो का काम, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सारे काम जो हैं राष्ट्रपति के पास हैं। इसके बाद में इसका जो 8वां भाग था सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये इजी पर्सन है, कोई जटिल पर्सन नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय की 2 तरह की शक्तियां पूछ रहा है ये। पहला तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपील। ये तो प्रारंभिक में आपके पूछे गए ऐसे काम होते हैं सिर्फ जो सर्वोच्च न्यायालय करता है, वो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आप वीडियो में भी बहुत समझाए थे मुझे मॉडल के अंदर। तो आपने अगर वो देखा है तो बहुत बेहतरीन पर्सन हुए हैं आप उनके अंदर। इतनी बारीकी से मैंने उनको हैंडल समझाने का प्रयास किया है। अच्छा, अपील वाले में क्या आएगा? अपील में जैसे नीचे की कोर्ट से कोई डिसीजन हुआ है, यानी हाई कोर्ट से कोई डिसीजन हुआ है या आपके सैनिक कोर्ट से कोई डिसीजन हुआ है, उनके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये अपील ये क्षेत्राधिकार की बात आती है, इसको आप विस्तार पूर्वक वहाँ करके आए हैं। फिर 29 का पर्सन है राज्य मंत्री परिषद की शक्ति और कार्य। देखो इसमें मंत्री परिषद की शक्ति की बात कर रहा है ये। तो मंत्री परिषद के पास क्या शक्तियां हैं? शासन की नीति निर्धारण करने की शक्ति है, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श की शक्ति है,
फिर विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व की शक्ति है, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना है, बजट तैयार करना है, बहुत सारे यानी मतलब सारे काम जो होते हैं राज्य के अंदर वो मंत्री परिषद के पास ही हैं और उसका मुख्यमंत्री होता है, इसीलिए सारी पावर जो है वो मंत्री परिषद के पास ही है। अगला जो 8वां प्रश्न था, राज्य विधान परिषद का गठन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में लिखना था। तो विधान परिषद अपने यहाँ नहीं है, लेकिन जिन जगहों पे है तो उनके जो सदस्यों की नियुक्ति है उसमें डिवाइडेशन है कि कितने सदस्य सीधे चुनते हैं और कितने सदस्य जो मनोनीत होते हैं। तो ये सारा जो विवरण है ये आपने विस्तार पूर्वक अटेम्प्ट किया है, तो बहुत अच्छा पेपर रहा आपका। फिर 30 का प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना आपके कपास क्षेत्र बोकारो विशाखापट्टनम तूतीकोरिन मानचित्र में दिखाना था। तो बहुत आसान था ये मानचित्र भी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे एक तो आपके बोकारो है, बोकारो तो ये आपके झारखंड के अंदर है, ठीक है। और आप झारखंड के मध्य से थोड़ा ऊपर है ये। तो आपने जैसे इस मैप में आप देख रहे हैं तो आप लंबा चौड़ा भी लिख रहा है तो भी सही हो रहा है। और फिर हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम का पूछा था, तो विशाखापट्टनम भी ये उड़ीसा में बंदरगाह है विशाखापट्टनम। इसके बाद में एक नीचे पूछा था तूती बंदरगाह, ये भी केरल में है। और इसके बाद में इन्होंने पूछा था कपास का क्षेत्र, तो कपास वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान है, हरियाणा, मैंने ये ग्रीन डॉट दिखाई है ना, आपके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये जो एरिया है इनमें कपास का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप ये क्षेत्र दिखाने के लिए ऐसे डॉट करके आए तो आपके 5 में से 5 नंबर ये भी पक्के हैं। तो ये जो पेपर था बहुत आसान पेपर था। एक